स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेडरिक सोरियो ने 1848 के आसपास कुछ पेंटिंग्स बनाई थी एक सीरीज में, जिनका नाम था ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। उसने ये पेंटिंग्स में दर्शाया था अलग अलग लोगों को नेशंस के अंदर डिवाइड करके, और उन नेशंस के जो नेशनल फ्लैग्स थे, जो कि रिप्रेजेंटेटिव थे वहाँ के नेशनलिस्ट आइडियाज़ को लेकर, उन्हें इसने दिखाया था उस पेंटिंग में। आप वो पेंटिंग फर्स्ट ही पेज पर देख सकते हैं। ये पेंटिंग दिखाती है कि कैसे अलग अलग नेशन के लोग एक नेशनल आइडेंटिटी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और उन्हें गॉड्स का भी सपोर्ट मिला हुआ है। वो आप उसके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं कि कैसे उसने इस पेंटिंग्स के थ्रू एक नई आइडिया को जन्म देने की कोशिश की थी। फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन नेशनलिज्म का आया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के थ्रू। ये 1789 में हुआ था, जैसा हमने पढ़ा है लास्ट ईयर। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो गवर्नमेंट्स बनी थी फ्रांस में, उन्होंने फ्रेंच सोसाइटी को एक ज़्यादा यूनाइटेड और नेशन के बेसिस पर ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की। उन्होंने कई सारे चेंजेस लाए थे, जिनके बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। ये जो चेंजेस थे, उन्होंने ही आगे चलकर एक फ्रेंच नेशनल आइडेंटिटी को जन्म दिया था, और धीरे धीरे ये आइडियाज़ यूरोप के बाकी पार्ट्स में भी स्प्रेड की और बाकी जगहों पर भी नेशन स्टेट्स बनने लगे थे। नेपोलियनिक कोड, या फिर जिसे सिविल कोड ऑफ 1804 कहा जाता है, वो 1804 में लाया गया था। इसके पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और उस समय के यूरोपियन सोसाइटी के लिए भी। इस नेपोलियनिक कोड ने एक, हम कह सकते हैं, आइडियल फ्रेमवर्क दिया था उस समय के नेशन स्टेट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए। इसने ट्रेड गिल्ड्स को अबॉलिश कर दिया था। सर्वडम जैसे ईविल प्रैक्टिसेस, जिसे हम कह सकते हैं, वो हटा दिए गए थे। एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को सिंप्लीफाई किया गया था। बर्थ राइट, जो कि एक मेजर कॉज था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, उसे भी अबॉलिश करने की कोशिश की गई थी। फ्यूडल सिस्टम जैसे चीज़ों पर भी लगाम लगाई गई थी, पाबंदी लगाई गई थी। इसके साथ ही ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन को भी सिंप्लीफाई किया गया था ताकि वहाँ के लोगों को बेनिफिट्स मिल सकें। नेपोलियनिक कोड एक काफ़ी, हम कह सकते हैं, रिवोल्यूशनरी डॉक्यूमेंट था, क्योंकि इसने न सिर्फ फ्रांस में बल्कि फ्रांस के जो कैप्चर्ड टेरिटरीज थे उनमें भी सिंप्लीफाई किया था और मॉडर्नाइज किया था एडमिनिस्ट्रेशन को। लेकिन नेपोलियन की जो आर्मीज़ थी, उन्हें कुछ ही सालों बाद हम कह सकते हैं कि झेलना पड़ा था वहाँ के लोगों का एंगर, क्योंकि इन आर्मीज़ में फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन लाया जा रहा था, इंक्रीज टैक्सेशन लाया जा रहा था, और नेपोलियन अपने ही फैमिली मेंबर्स को उन जगहों के किंग्स और क्वींस बना दे रहा था। इसके कारण वहाँ के लोगों को लग रहा था कि ये जो हम कह सकते हैं कि लिबर्टी लाने वाले लोग थे, उन्होंने ही एक नया फॉर्म ऑफ कंट्रोल इस्टेब्लिश कर दिया है। और भले नेपोलियन के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स काफ़ी अच्छे थे, लेकिन उसके बाकी स्टेप्स के कारण वहाँ के लोगों ने उसका विरोध किया, और आगे चलकर आप जानते हैं कि नेपोलियन हार गया था वाटरलू के बैटल में, जिसके बाद उसे एग्जाइल कर दिया गया था बाहर यूरोप के। ऑस्ट्रिया हंगरी में हैब्सबर्ग एम्पायर था। ऑस्ट्रिया हंगरी एक बहुत ही डाइवर्स नेशन था। इसमें कई सारे लैंग्वेजेस, कई सारे कल्चर्स को फॉलो करने वाले लोग थे। उसके बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं। उससे क्वेश्चन आने की चांसेस तो काफ़ी कम है, लेकिन मैंने देखा है कि कुछ सालों में वो पूछा गया था, तो आप एक बार उसे पढ़ ज़रूर लें। लिबरलिज्म एक कॉन्सेप्ट है जो कि कई सारे फील्ड्स में अप्लाई होता है, इकोनॉमिक्स में, पॉलिटिक्स में। उसके जो मेजर पॉइंट्स हैं वो हैं कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, freedom of individual, government by consent, end of autocracy and clerical privileges, constitution and representative government through a parliament, inviolence of private property। तो लिबरलिज्म की जो कॉन्सेप्ट मेजरली फोकस करती है वो है इंडिविजुअल फ्रीडम पर, इंडिविजुअल राइट्स पर, और गवर्नमेंट किसी ऑटोक्रेसी को रिप्रेजेंट नहीं करनी चाहिए, बल्कि लोगों की अपनी गवर्नमेंट होनी चाहिए, मतलब गवर्नमेंट बाय कॉन्सेंट होना चाहिए। लिबरलिज्म की पॉलिसी ही यूरोप की पॉलिटिक्स को लगभग 100 सालों तक गाइड करेगी, जिसके बारे में हम लोग यहाँ इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन लिबरलिज्म का एक, हम कह सकते हैं, वीकनेस था कि ये यूनिवर्सल सफरेज को रिप्रेजेंट नहीं करता था। ये लोग विमेन को राइट नहीं देना चाहते थे, और इसी के साथ कई बार क्या होता था, कई सारे लिबरल्स अनप्रॉपर्टीड मैन को भी राइट नहीं देना चाहते थे। मतलब ये वुमेन और अनप्रॉपर्टीड या फिर पुअर मैन के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन करते थे, और ये लिबरलिज्म की एक वीकनेस थी, जिसके कारण कई सारे लिबरल रिवॉल्यूशंस फेल भी हुए थे, जिसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे।
फ्रीडम ऑफ मार्केट्स भी इसका एक कॉन्सेप्ट था जो कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है लिबरलिज्म के बारे में। आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है कैसे हमारी कंट्री ने लिबरलाइजेशन को अडॉप्ट किया था 1991 में, जिसके बाद हमारे कंट्री में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिला है क्योंकि हमारे मार्केट्स फ्री हुए हैं और कंज्यूमर को चॉइसेस ज़्यादा मिली हैं। इसी में एक चीज़ आता है ज़ोल्वरीन। ज़ोल्वरीन 1834 में इस्टेब्लिश किया गया था जर्मनी में। उस समय जर्मनी कोई कंट्री नहीं थी, लेकिन जर्मन स्पीकिंग रीजन्स जिसे हम कह सकते हैं वहाँ पर इस ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया गया था। उसको लीड किया था प्रशिया ने। प्रशिया सबसे बड़ा पार्ट था जर्मनी का और हम लोग आगे देखेंगे कैसे प्रशिया ने ही आगे चलकर जर्मन यूनिफिकेशन कराई थी। ज़ोल्वरीन ने टैरिफ बैरियर्स अबॉलिश किए थे और नंबर ऑफ करेंसीज को काफ़ी कम कर दिया था, जिसके बारे में वहाँ लिखा गया है कि अबाउट 30 से ज़्यादा करेंसीज थी जिन्हें कम कर 2 करेंसी कर दिया गया था वहाँ पर, और एक यूनिफॉर्म सिस्टम लागू करने की कोशिश की गई थी। अगला है नियो कंजर्वेटिज्म, जो कि 1815 के बाद देखा गया था। इसमें मॉडर्न आर्मी, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, डायनामिक इकोनॉमी और अबॉलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म शामिल थे। हुआ क्या था कि 1815 में जब नेपोलियन हारा तो वहाँ के यूरोप के मोनार्क्स ने देखा कि नेपोलियन के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एक्चुअली यूज़ किए जा सकते हैं कंजर्वेटिज्म को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो उन्होंने एक नियो कंजर्वेटिज्म मतलब न्यू कंजर्वेटिज्म की पॉलिसी लाई, जिसके अंडर वो लोग एक एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, मॉडर्न आर्मी, एंड ऑफ फ्यूडलिज्म और एक डायनामिक इकोनॉमी पर फोकस कर रहे थे अपने मोनार्की को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। 1815 में वियना कांग्रेस हुआ था। वियना कांग्रेस को होस्ट किए थे ड्यूक मेटरनिक, जो कि ऑस्ट्रिया के थे। वियना कांग्रेस हम कह सकते हैं कि नेपोलियन के वॉर के हारने के बाद, मतलब बैटल ऑफ वाटरलू जहाँ पर नेपोलियन हारा था, उसके बाद ऑर्गेनाइज की गई थी। यहाँ पर मैं आपको एक और पॉइंट बता देना चाहता हूँ कि आपके बुक में एक बॉक्स में दिया गया है बैटल ऑफ लीप्जिग, जो कि 1813 में लड़ा गया था। इस बैटल ऑफ लीप्जिग में नेपोलियन की आर्मीज डिफीट हुई थी। ये पहली मेजर डिफीट थी नेपोलियन की, और बैटल ऑफ वाटरलू हम कह सकते हैं कि फाइनल मेजर डिफीट थी नेपोलियन की। तो आप ये याद रखें क्योंकि उससे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया जा सकता है। 1815 में जो वियना कांग्रेस हुआ था उसके जो मेजर पॉइंट्स हैं वो हैं कि इसमें बर्बन डायनेस्टी को फ्रांस में रिस्टोर कर दिया गया था। फ्रांस जो भी टेरिटरीज जीती थी नेपोलियन के अंडर वो हार गई। नीदरलैंड्स को सेटअप किया गया था नॉर्थ में, जेनोआ को पिएडमो में ऐड किया गया था साउथ में, और ऑस्ट्रिया को कंट्रोल दे दिया गया था नॉर्थर्न इटली के ऊपर। इसके बारे में हम लोग इटालियन यूनिफिकेशन वाले पार्ट में पढ़ेंगे कि कैसे ऑस्ट्रिया के पास इटली का नॉर्दर्न पार्ट कंट्रोल था वियना कांग्रेस के बाद। और प्रशिया को वेस्ट में टेरिटरीज दी गई थी। रशिया को पोलैंड का कुछ पार्ट दिया गया था, पोलैंड जो कि एक कंट्री रशिया के बगल में ही है। जर्मन कन्फेडरेशन को वैसा ही छोड़ दिया गया था। नेपोलियन के अंडर एक जर्मन कन्फेडरेशन, जैसा मैंने आपको बताया था कि जर्मनी कोई एक देश नहीं था उस समय तक। जर्मनी कई सारे छोटे प्रिंसिपैलिटीज़ और किंगडम्स में बटा हुआ था। उसका एक मेजर पार्ट था प्रशिया, और प्रशिया के साथ मिलकर ये जर्मन कन्फेडरेशन सेटअप किया गया था जिसमें कई सारे जर्मन स्टेट्स थे। तो इस जर्मन कन्फेडरेशन को वियना कांग्रेस ने चेंज नहीं किया, डिसॉल्व नहीं किया, और जर्मन कन्फेडरेशन में सारे जर्मन स्टेट्स मिलकर रहते थे। जियोसेप्पे मजीनी के बारे में यहाँ दिया गया है। ये यंग इटली के फाउंडर थे जो कि मार्सेल में फाउंड किया गया था, और यंग यूरोप के फाउंडर थे जो कि बर्न में बनाया गया था। इन्हें द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर कहा था मेटरनिक ने। ये मेटरनिक वही हैं जो कि जिन्होंने वियना कांग्रेस इस्टेब्लिश किया था और जिन्होंने नियो कंजर्वेटिज्म की पॉलिसी को लाया था। तो ये लोग कहते थे कि मेटरनिक कहते थे कि जो मजीनी हैं वो इस न्यू कंजर्वेटिज्म और मोनार्की की जो पॉलिसी थी उसके सबसे बड़े डेंजरस विलेन थे, और उनके कारण ही इस पॉलिसी को नुकसान पहुंच सकता था। जुलाई 1830 में चार्ल्स 10 बर्बन डायनेस्टी के जो थे उन्हें ओवरथ्रो कर दिया गया था फ्रांस में। उनके बदले लुई फिलिप को वहाँ का मोनार्क बना दिया गया था, और लुई फिलिप एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को हेड करने वाले थे। मेटरनिक ने इसी इवेंट के बाद कहा था, व्हेन फ्रांस स्नीजेस द होल यूरोप कैचेस कोल्ड। तो ये जो रिवोल्यूशन हुआ था इसे जुलाई रिवोल्यूशन कई बार कहा जाता है, और ये एक मेजर पार्ट है क्योंकि जैसा हम लोग जानते हैं एक एब्सोल्यूट मोनार्की इस्टेब्लिश कर दी गई थी बर्बन डायनेस्टी की वियना कांग्रेस के बाद। उसी मोनार्की को ओवरथ्रो करके यहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जैसा हमने पहले भी देखा था, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इस्टेब्लिश की गई फ्रांस में जिसके हेड थे लुई फिलिप।
ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1821 से 1832 तक लड़ा गया था। इसमें ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के साथ इस वॉर का एंड हुआ था। कॉन्स्टेंटिनोपल उस समय टर्की की राजधानी थी, जो कि ऑटोमन एम्पायर का रूलर था उस समय। मतलब उस समय के ऑटोमन एम्पायर का वो हम कह सकते हैं कैपिटल था कॉन्स्टेंटिनोपल, और इसी कॉन्स्टेंटिनोपल में ये ट्रीटी साइन की गई थी जिसमें ग्रीस को इंडिपेंडेंस दे दी गई थी ऑटोमन एम्पायर से। लॉर्ड बायरन का यहाँ पे जिक्र किया गया है बुक में कि लॉर्ड बायरन एक पोएट थे जिन्होंने काफ़ी सारे फंड्स इकट्ठा किए थे और वो गए थे ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ने, जहाँ पर उनकी डेथ हो गई थी। रोमांटिसिज्म भी एक आइडिया है। जैसा लिबरलिज्म एक आइडिया था, वैसे ही रोमांटिसिज्म एक आइडिया है। ये लोग साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को रिजेक्ट करते हैं और ये कहते हैं कि थ्रू लव, थ्रू पीस और ऐसे ही आइडियल्स के थ्रू, मतलब ह्यूमन आइडियल्स के थ्रू ह्यूमन नेचर को जगाकर एक नेशनल आइडेंटिटी बनानी चाहिए। रोमांटिक जो हम लोग कह सकते हैं रिवोल्यूशनरीज जो मेजर थे, उनमें नाम आता है जोहान गॉटफ्राइड हर्डर का, जिन्होंने डास वोक मतलब कॉमन पीपल और वोक्स जीस्ट मतलब स्पिरिट ऑफ नेशन की बात की है। वो कहते थे कि लोगों के थ्रू ही एक नेशनल आइडेंटिटी क्रिएट करनी चाहिए, न कि कोई बाहरी कॉन्सेप्ट लाकर या कोई बाहरी थिंकर के बारे में सोचकर। इन्होंने फोक पोएट्री, सॉन्ग्स और डांस को एक नेशन की ट्रू रिसोर्स माना। एक नेशन को बनाने के लिए जो बेसिस चाहिए था उसे इन्होंने फोक डांस, फोक सॉन्ग्स और फोक पोएट्री के थ्रू दर्शाया था। ऐसा ही एग्जाम्पल हम लोग पोलैंड में देखते हैं, जहाँ पॉलिश लैंग्वेज को रशियन डोमिनेंस के खिलाफ यूज़ किया था और यहाँ कैरोल कुरपिंस्की जैसे रिवोल्यूशनरीज ने पोलोनेज और मजूरका जो कि डांस थे वहाँ के, उन्हें फोक सिंबल्स से बढ़ाकर नेशनल सिंबल्स बना दिया था और इन्होंने पोलैंड में रशिया के ऑक्यूपेशन का विरोध किया था। 1848 में फ्रांस में लुई फिलिप को ओवरथ्रो कर दिया गया था। रिपब्लिक वहाँ पर प्रोक्लेम किया गया। ऑल मेल्स अबाउट 21 ईयर्स को राइट टू वोट दिया गया और राइट टू वर्क वहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया, जिसके अंदर नेशनल वर्कशॉप्स भी वहाँ पर बनाए गए थे। तो जो लुई फिलिप को 1830 में लाया गया था जुलाई रिवोल्यूशन के बाद, उसे इस फरवरी रिवोल्यूशन 1848 में हटा दिया गया था। उसके बदले एक रिपब्लिकन गवर्नमेंट वहाँ इस्टेब्लिश कर दी गई थी और इस रिपब्लिकन गवर्नमेंट ने राइट टू वर्क को लाया था। जो राइट टू वर्क को अचीव करने के लिए उन्होंने नेशनल वर्कशॉप्स वहाँ पर खोले थे। और जैसा हमने बताया था कि 1848 एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ईयर है यूरोप के हिस्ट्री में, क्योंकि वो जो पेंटिंग ऊपर आपने सोरियो की देखी थी वो भी इसी समय बनाया गया था और आगे चलकर 1848 में ही कई सारे रिवोल्यूशंस हुए थे, कई सारे नए कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसके कारण ये एक इम्पॉर्टेंट ईयर है लिबरलिज्म की हिस्ट्री में और यूरोप की हिस्ट्री में भी। आगे हम लोग देखते हैं 1845 में सिलेसिया में कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ वहाँ के लोगों ने रिवॉल्ट किया था, कॉन्ट्रैक्टर्स के एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ। 1848 जर्मनी में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज की गई थी। ये चर्च ऑफ सेंट पॉल में इसे ऑर्गेनाइज कराया गया था, जिसमें जर्मन नेशन हेडेड बाय अ मोनार्की सब्जेक्ट टू अ पार्लियामेंट, वही मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की फ्रेडरिक विलियम द फोर्थ के अंडर बनाने की यहाँ पर कॉन्सेप्ट को दिया गया था जर्मनी में। और ऑटोनॉमी दी गई थी हंगरी को हैब्सबर्ग रूल से 1867 में। हमने ऊपर देखा था कि ऑस्ट्रिया हंगरी एक एम्पायर था जिसे हैब्सबर्ग रूलर्स रूल करते थे, उसमें हंगरी को इंडिपेंडेंस दी गई थी 1867 के आसपास, ऑटोनॉमी दी गई थी। और आगे चलकर हम लोग देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 के आसपास हंगरी को इंडिपेंडेंस भी मिल गई थी और हंगरी एक अलग देश बना दिया गया था। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, जैसा हमने ऊपर देखा, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट फेल हो गया था। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में वही दिक्कतें सामने आई लिबरलिज्म की, जैसा हमने ऊपर डिस्कस किया था कि लिबरल लोग यूनिवर्सल सफरेज नहीं चाहते थे। मतलब उन्हें वुमेन का सपोर्ट तो मिला, लेकिन उन्होंने वुमेन को उसके लिए रिवॉर्ड नहीं किया। मतलब वुमेन को वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए, वुमेन को सिर्फ स्पेक्टेटर्स के रूप में रखा गया और इसीलिए उनका रिवोल्यूशन थोड़ा सा कमज़ोर हो गया। इसके साथ ही जो पुअर पेजेंट्री थी, जो लोग बहुत ज़्यादा मतलब टैक्सेशन नहीं देते थे, मतलब जो लोग लैंडेड नहीं थे, उन लोगों को भी लिबरल्स नहीं चाहते थे वोटिंग राइट देना और उनका सपोर्ट भी नहीं मिला था फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में, क्योंकि वो लोग गुस्सा थे लिबरल से कि वो लिबरल्स उन्हें वोटिंग राइट्स देना नहीं चाहते थे। इसके साथ ही रिच लोग जो थे, जो जर्मनी के या फिर यूरोप के बाकी जगहों पर भी जो कंजर्वेटिव लोग थे, क्योंकि जो मोनार्की और मोनार्की से रिलेटेड लोग थे, वो लोग भी इस लिबरल रिवोल्यूशन को सक्सीड
नहीं होने देना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर एक लिबरल रिवॉल्यूशन सक्सीड हो जाता है तो धीरे धीरे पूरे यूरोप में ही ऐसे लिबरल रिवॉल्यूशंस हो जाएंगे और जो मोनार्की का कंट्रोल था यूरोपियन नेशंस के ऊपर वो कमज़ोर हो जाएगा। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के जो मेजर आर्किटेक्ट हैं, जो हम कह सकते हैं, वो थे चीफ मिनिस्टर ऑटो वॉन बिस्मार्क। प्रशिया, जैसा मैंने आपको बताया था, जर्मन स्पीकिंग स्टेट्स में सबसे बड़ा और सबसे स्ट्रॉन्ग था। इसी प्रशिया ने लीड किया था इस जर्मन यूनिफिकेशन को। वो आर्किटेक्ट थे इस प्रोसेस के, ऑटो वॉन बिस्मार्क, जो कि चीफ मिनिस्टर थे प्रशिया के। इन्होंने 3 वॉर्स लड़ी, ऑस्ट्रिया के साथ, डेनमार्क के साथ और फ्रांस के साथ। और 1871 में विलियम द फर्स्ट प्रोक्लेम किए गए थे एम्परर हाउस ऑफ मिरर्स, पैलेस ऑफ वर्सेल में। तो ये जो वॉर थी, फ्रैंको प्रशियन वॉर जिसे कहते हैं, फ्रैंको प्रशियन वॉर में फ्रांस और प्रशिया के बीच एक लड़ाई हुई थी, जिसमें प्रशिया ने फ्रांस को बुरी तरह हराया था। और जो भी जर्मन स्पीकिंग नेशंस थे फ्रांस के अंडर, उसे प्रशिया ने अपने कंट्रोल में ले लिया था। ऐसी ही लड़ाई डेनमार्क के साथ और ऑस्ट्रिया के साथ भी हुई थी। और जो लास्टली जर्मन स्पीकिंग नेशंस प्रशिया के कंट्रोल में थे, उन सबको जोड़कर एक जर्मन कन्फेडरेशन जैसा बनाया गया था पहले, वैसे ही एक जर्मन नेशन बनाया गया। ये नेशन उस कन्फेडरेशन से अलग था, क्योंकि उस कन्फेडरेशन में सभी जर्मन स्टेट्स थे तो, लेकिन उनका कोई एक कॉमन बिलीफ नहीं था, एक कॉमन रूलर नहीं था। सबके अलग अलग रूलर, अलग अलग किंग्स थे। लेकिन ये जो जर्मन नेशन बना, उसमें सिर्फ प्रशियन किंग जो थे विलियम द फर्स्ट, उन्हें इस जर्मन नेशन का किंग माना गया। ऑटो वॉन बिस्मार्क चीफ मिनिस्टर रहे इस जर्मन नेशन के, और ये जर्मन नेशन आगे चलकर एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर बनकर उभरा, जिसका एंड हम जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी के डिफीट के साथ हुआ था। अगला है इटली। इटली का यूनिफिकेशन भी काफ़ी दिक्कत भरा रहा था। क्यों? क्योंकि इटली में जो पहले के राजा थे वो इटालियन स्पीकिंग नहीं थे। वहाँ के लोगों के बीच भी बहुत ज़्यादा यूनिटी नहीं थी। वहाँ के लोग खुद को इटालियन मानते नहीं थे। इटालियन स्पीकिंग रीजन्स, जैसा यहाँ हम लोग देख सकते हैं, उनमें सिर्फ ये जो सार्डिनिया का रीजन था, उसी पर इटालियन किंग का राज था। बाकी जगहों पर नॉन इटालियन किंग्स, नॉन इटालियन रूलर्स राज करते थे। जैसा हम लोग देखते हैं, ऊपर ऑस्ट्रिया, बीच में पैपल स्टेट्स जिसमें पोप का राज था, नीचे स्पैनिश बर्बन किंग्स का राज था। और ये रीजन्स हम कह सकते हैं इटली के नेशन के अंडर नहीं आते थे। इटली एक डिवाइडेड था छोटे छोटे रूलर्स में और किंगडम्स में। इसके जो आर्किटेक्ट बने, उनमें मेजर नाम जो आता है वो है विक्टर इमानुएल II, जो कि सार्डिनिया के किंग थे, कैवोर, जो कि चीफ मिनिस्टर थे, और गैरिबल्डी, जो कि एक लोकल चीफ थे। तो विक्टर इमानुएल II, जो कि सार्डिनिया के किंग थे, वो इकलौते इटालियन किंग थे, जैसा मैंने आपको बताया। इन्होंने ही इस वॉर को शुरू किया और वो लोग ऑस्ट्रिया के साथ लड़े, फिर धीरे धीरे पैपल स्टेट्स, सिसिलीज के साथ, और फिर स्पेन को हराते हुए उन्होंने इस इटली को यूनिफाई किया था। जैसा हम लोग देख सकते हैं, गैरिबल्डी के जो ट्रूप्स थे, गैरिबल्डी की जो सेना थी, उन्हें रेड शर्ट बुलाया जाता था। 1859 में इन्होंने ऑस्ट्रिया से लड़ाई की और 1860 में किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज पर इन्होंने कब्जा किया। आगे चलकर 1861 में इन्हें किंग प्रोक्लेम किया गया, मतलब 1861 में ये राजा बन गए इटली के। लेकिन ये जो बीच का बड़ा सा रीजन दिख रहा है, पैपल स्टेट्स, इस पर कब्जा हुआ 1870 में, क्योंकि उसके पहले फ्रांस ने प्रोवाइड किया था पेपल स्टेट्स को प्रोटेक्शन। तो पेपल स्टेट्स, क्योंकि पोप हम लोग जानते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर थे चर्च के, मतलब क्रिश्चियनिटी के सबसे इंपॉर्टेंट फिगर्स में से एक है पोप, और इसीलिए फ्रांस ने उन्हें प्रोटेक्शन दी हुई थी, उनके स्टेट को प्रोटेक्शन दी हुई थी। जब 1870 में प्रशिया के साथ वॉर लड़ रहा था फ्रांस, तो उसने अपनी सेना वापस बुला ली। इसी मौके को देखते हुए इटली ने हमला कर दिया पेपल स्टेट्स पर, और फिर विक्टर इमानुएल II पूरे इटली को यूनिफाई करने में कामयाब रहे थे। अगला हम लोग देखते हैं ब्रिटेन। ब्रिटेन का जो फॉर्मेशन था वो काफ़ी अलग था इटली और जर्मनी के मुकाबले। ब्रिटेन में जैसा हमने देखा कि जर्मनी और इटली में फोर्सेस, मतलब आर्मी के बल पर ऐसे नेशंस को यूनिफाई किया गया, कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई और तब जाकर ये नेशंस यूनिफाई हुए। लेकिन ब्रिटेन में पार्लियामेंट की मदद से और लॉज के मदद से उसके ब्रिटेन की यूनिफिकेशन को किया गया। हुआ क्या कि ब्रिटेन में हम लोग कह सकते हैं कि अलग अलग नेशनैलिटीज़ थी। स्कॉट, जो कि स्कॉटलैंड में रहते थे,
इंग्लिश जो कि इंग्लैंड में रहते थे, आयरिश जो कि आयरलैंड में रहते थे, ये लोग अपने आप को अलग अलग मानते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ हम लोग देखते हैं कि मॉडल ऑफ नेशन स्टेट कहा जाता है ब्रिटेन को, जैसा मैंने आपको बताया। इसका इंस्ट्रूमेंट ब्रिटिश पार्लियामेंट रहा था। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ग्लोरियस रिवोल्यूशन जो कि 1688 में हुआ था, उसमें उन्होंने राजा से ले लिया था लॉज बनाने का राइट, और एक्ट ऑफ यूनियन किया गया था 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ कि अगर आप फ्लैग देखिएगा ग्रेट ब्रिटेन का तो वो ऐसा है, लेकिन जब आप इसको अलग अलग करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें दो फ्लैग्स मिलकर बने हैं। आप स्कॉटलैंड का फ्लैग एक बार नेट पे सर्च करिएगा, वो स्कॉटलैंड का फ्लैग ऐसा दिखता है और इंग्लैंड का फ्लैग ऐसा दिखता है। जब इन दोनों फ्लैग्स को हम लोग मर्ज करते हैं तब जाकर हमें ये शेप मिलता है, और यही था उस एक्ट ऑफ यूनियन के अंडर का एक प्रोविजन भी कि जो दो नेशंस जुड़े थे 1707 में, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, इन दोनों के फ्लैग्स को मिलाकर ये ग्रेट ब्रिटेन का फ्लैग बनाया गया था। आगे चलकर 1801 में आयरलैंड को भी ब्रिटिश ने सीज कर लिया था और आयरलैंड भी एक पार्ट बन गया था इसी ग्रेट ब्रिटेन का। आयरलैंड में हुआ क्या था कि वहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो नहीं चाहती थी ब्रिटेन के साथ मर्ज करना, वहाँ की ज़्यादातर पॉपुलेशन, लेकिन वहाँ एक छोटा सा पार्ट था प्रोटेस्टेंट्स का। प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स के बारे में हमने पढ़ा है प्रिंट कल्चर वाले चैप्टर में भी कि ये दो मेजर सेक्ट्स बन गए थे क्रिश्चियनिटी के। प्रोटेस्टेंट किंगडम्स में कैथोलिक लोगों को मारा जाता था, जबकि कैथोलिक किंगडम्स में प्रोटेस्टेंट लोगों के खिलाफ एक्शंस लिए जाते थे। ब्रिटिश ने क्या किया, इन्होंने प्रोटेस्टेंट लोगों को सपोर्ट किया, क्योंकि ब्रिटेन एक प्रोटेस्टेंट नेशन है, तो इन्होंने प्रोटेस्टेंट लोगों को सपोर्ट किया आयरलैंड वाले, और उन प्रोटेस्टेंट लोगों ने कैथोलिक लोगों को हरा दिया आयरलैंड में, और फिर आयरलैंड को ब्रिटेन का पार्ट बना दिया। इसके बारे में आप लोग पॉलिटिकल साइंस में भी थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, हम लोग 3rd चैप्टर जो पढ़ते हैं डाइवर्सिटी वाला, उसमें। यूनियन जैक जो कि ब्रिटिश फ्लैग था, गॉड सेव आवर नोबल किंग वो ब्रिटिश नेशनल एंथम है। इंग्लिश लैंग्वेज को इम्पोज किया गया इन रीजन्स के ऊपर इस यूनिफिकेशन को पूरा करने के लिए। एलेगरी की बात आती है। अब एलेगरी एक रिप्रेजेंटेशन है उस थॉट का, उस आइडियल का। यहाँ पर हम लोग देखें तो जस्टिस का एलेगरी आपने देखा होगा, कोर्ट्स में बने हुए ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन जिसके पास एक वेइंग स्केल का पेयर होता है, वो जस्टिस की एलेगरी है। ऐसे ही फ्रांस की एलेगरी मैरियन थी, जर्मनी की जर्मेनिया और ब्रिटेन की ब्रिटानिया थी। ब्रोकन चेन्स का रिप्रेजेंटेशन, जैसा हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी ऐसा पढ़ा था कि किस सिंबल का क्या मतलब होता है। ब्रोकन चेन्स का मतलब होता है एक्ट ऑफ बीइंग फ्रीड, ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल का स्ट्रेंथ, क्राउन ऑफ ओक लीव्स हीरोइज्म, स्वॉर्ड रेडीनेस टू फाइट, ऑलिव अराउंड स्वॉर्ड विलिंगनेस फॉर पीस, और ब्लैक रेड गोल्ड फ्लैग ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट ऑफ 1848, और रेज ऑफ राइजिंग सन बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा। इन सभी सिंबल्स को याद रखना काफ़ी ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि न सिर्फ ये आपके क्वेश्चंस को आंसर करने में मदद करेगा, बल्कि अगर आपको कोई घुमाकर ऐसा फिगर दे दिया जाए जिसमें इन सिंबल्स को यूज़ किया गया है और फिर आपसे उस फिगर का मतलब पूछा जाएगा, तो आप उसको भी आंसर आसानी से कर पाएंगे। अगला है बाल्कन्स। बाल्कन्स एक मेजर इशू रहा उस समय के नेशनलिज्म को देखते हुए। जैसा मैंने आपको बताया था कि लिबरलिज्म और नेशनलिज्म ही वो दो कॉन्सेप्ट्स थे जिन्होंने इस समय के हम कह सकते हैं पॉलिटिक्स को और उस समय के जो वॉर्स लड़े जाते थे उन्हें इन्फ्लुएंस किया। बाल्कन्स भी एक ऐसा रीजन था। ग्रीस की इंडिपेंडेंस हमने देखी थी ऑटोमन एम्पायर से हुआ था, इसी ऑटोमन एम्पायर के अंडर ये बाल्कन रीजन्स भी थे। बाल्कन्स में ऑटोमन एम्पायर के अंडर काफ़ी सालों तक रूल रहा था, लेकिन ऑटोमन एम्पायर जैसे जैसे कमज़ोर होता गया और नेशनलिज्म जैसे जैसे बढ़ता गया यूरोप में, वैसे इस रीजन के, बाल्कन रीजन के नेशंस अलग अलग होते गए, अपनी अपनी इंडिपेंडेंस घोषित करते गए। वहाँ पर रिवोल्यूशंस हुए कई सारे, और कई सारे वॉर्स ऑफ इंडिपेंडेंस लड़े गए, जिसके बाद ये बाल्कन का रीजन अलग अलग नेशंस में बढ़ गया। दिक्कत ये हुई कि बाल्कन के रीजन में बिग पावर राइवलरी देखने को मिली। मतलब ब्रिटेन अपने एलाइज को वहाँ सपोर्ट करता था किसी और नेशन के खिलाफ, जबकि ब्रिटेन का ओपोनेंट जैसे रशिया या फिर जर्मनी हो गया, ये लोग किसी और नेशन को सपोर्ट करते थे। तो इसके कारण क्या हुआ कि एक टसल बन गया जो कि एक लार्जर स्केल पर उभर कर आने लगा। इसके साथ ही जो बाल्कन के अपने देश भी थे
वो एक दूसरे से काफ़ी जेलस थे और चाहते थे कि दूसरे की टेरिटरीज हड़प कर वो अपने नेशन को बड़ा कर दें। ये काफ़ी दिक्कत भरा रहा और बाल्कन्स के ऊपर 2 वॉर्स लड़े गए, बाल्कन वॉर 1 और सेकेंड बाल्कन वॉर। धीरे धीरे क्या हुआ कि टेंशन्स इतनी बढ़ गई कि रशिया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे बड़े देशों को भी इंटरवीन करना पड़ा और फिर लड़ा गया वर्ल्ड वॉर 1। वर्ल्ड वॉर 1 को हम लोग थर्ड बाल्कन वॉर भी कह सकते हैं, क्योंकि इसकी जो मेजर शुरुआत हुई थी वो बाल्कन रीजन में ही हुई थी, भले ये आगे चलकर अलग अलग रीजन्स में और अलग अलग देशों में फैल गया था। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हुआ। हमने देखा कि कैसे लिबरलिज्म और नेशनलिज्म के आइडियाज़ यूरोपियन सोसाइटी को इन्फ्लुएंस किए, यूरोपियन पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस किए, और कैसे अलग अलग रिवोल्यूशंस के थ्रू नेशन स्टेट के आइडिया को अलग अलग देशों ने अडॉप्ट किया, और कैसे आज जो हम देख सकते हैं अलग अलग नेशंस हैं देश में वो बने हैं, और कैसे वो आगे और इन्फ्लुएंस होते हैं, ये हम समझ सकते हैं इन कॉन्सेप्ट्स के थ्रू। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हुआ। थैंक यू।